हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जितने भी उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने डबल ए असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2026 के फॉर्म को फिल किया होगा, उनको पता होगा कि उनका जो एग्जाम डेट है वो 26 जुलाई है। अभी से मात्र 10 दिन के बाद उनका एग्जाम होने वाला है, काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 8 से 10 दिन में हम लोग एकदम एग्जाम का जो सिलेबस है, डायरेक्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज को लाया गया है। 8 से 10 दिन में ही हम लोग 10-12 लेक्चर करके यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है, जो आपके सिलेबस में जितना टॉपिक है, उसको यहाँ कवर कराया जाएगा। तो आपको बस क्लास के एंड तक बने रहना है। ये जो सीरीज है आपके सिलेक्शन के लिए ही बनाया गया है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ताकि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन को समझने में किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। और इसी सीरीज से आपके सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। एग्जाम में आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला है कि आपके सिलेबस में क्या है, कितना यूनिट है, क्या पढ़ना है, इस चीज को आप लोग जान लेंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 यूनिट है। यूनिट 1 में इकोनॉमी एंड क्रॉप प्रोडक्शन है। यूनिट 2 में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स है। यूनिट 3 में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। और यूनिट 4 में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है। और यूनिट 5 में एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो इतना सारा जो पोर्शन है, इतने सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करना है एग्रीकल्चर में। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो यूनिट 1 इकोनॉमी एंड क्रॉप प्रोडक्शन का रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी एंड क्रॉप प्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्लास को पूरा देखिए। उसके बाद हम लोग आने वाले जो लेक्चर होगा वहां पर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5 को हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, विच टिलेज ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एग्रोनॉमी के टिलेज से है। मृदा की नमी संरक्षण के लिए फसल कटाई के तुरंत बाद, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद कौन सी जुताई की जाती है, कौन सा प्लाविंग किया जाता है, यहाँ पे कौन सा टिलेज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी टिलेज, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी टिलेज, ऑप्शन नंबर सी स्टबल टिलेज, ऑप्शन नंबर डी ब्लाइंड टिलेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे तरीके से पढ़ना है और ऑप्शन को सही ढंग से देखना है। और जो भी इसका सही आंसर है उसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए जाना है। तो सोइल में मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसल कटाई के तुरंत बाद जो प्लॉइंग किया जाता है वो स्टबल टिलेज कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी स्टबल टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच क्रॉपिंग सिस्टम हेल्प्स इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू आउट द ईयर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, वर्ष भर सौर विकिरण के अधिकतम उपयोग हेतु कौन सी फसल प्रणाली सबसे उपयुक्त होता है। सोलर रेडिएशन के लिए यहाँ पर ईयर वाइज जो क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया जाता है वो कौन सा बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सोल क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर बी रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर डी फैलोइंग। तो यहाँ पे कुछ फसल प्रणाली के नाम दिए हुए हैं, कुछ सिस्टम के नाम दिए हुए हैं, क्रॉपिंग सिस्टम के नाम दिए हुए हैं जो सोलर रेडिएशन का सबसे ज्यादा उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी पल्स क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी रबी दलहनी फसल है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन ग्राम, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक ग्राम, ऑप्शन नंबर सी चिकपी, ऑप्शन नंबर डी काउपी। तो मेनली यहाँ पे देखा जाता है कि जितनी भी दलहनी वाली फसल है, पल्स क्रॉप है, वो खरीफ सीजन में उगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें है ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, चिकपी, कॉपी, तो इनमें से जो एक है वो रबी पल्स, रबी के सीजन में उगाया जाता है, रबी पल्स क्रॉप है, वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका चिकपी। चिकपी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा जो ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है और कॉपी है, ये सारे खरीफ के सीजन में उगाने वाले दलहन फसलें हैं। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सोइंग गिव्स द हाईएस्ट सीड यूज एफिशिएंसी। निम्नलिखित में से कौन सी बुआई विधि में बीज
उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है। सीड यूज जो इफिशियंसी है वो सबसे बेस्ट देखा जाता है, सबसे अच्छा देखा जाता है, हाईएस्ट देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी डिबलिंग, ऑप्शन नंबर सी ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसप्लांटिंग। तो बात करें यहाँ पर हाईएस्ट सीड यूज इफिशियंसी की, तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो है ड्रिलिंग। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्रिलिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो सीड है उसको यूनिफॉर्मली यहाँ पर प्लेस किया जाता है, प्रॉपर प्रॉपर स्पेसिंग दिया जाता है, बेटर जर्मिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, सीड का जो वेस्टेज है वो ना के बराबर यहाँ पे होता है। इसीलिए ड्रिलिंग जो है ये सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर सीड यूज जो इफिशियंसी होती है ये हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप इज हाईली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जल भराव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, सेंसिटिव है। ऑप्शन नंबर ए राइस, ऑप्शन नंबर बी सुगर केन, ऑप्शन नंबर सी चिकपी, ऑप्शन नंबर डी जूट। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हाईली सेंसिटिव क्रॉप है वाटर लॉगिंग के प्रति वो है चिकपी। चिकपी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वाटर लॉगिंग के कारण रूट रॉट डिजीज देखने को मिलता है, यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो चिकपी है इसमें रूट को प्रॉपर एरेशन की जरूरत होती है जो कि नहीं मिल पाता है वाटर लॉगिंग की वजह से, इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है चिकपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वीड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद वीट फील्ड्स। गेहूं के खेत में सामान्यतः कौन सा खरपतवार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सैप्रस, ऑप्शन नंबर ए सैप्रस रोटंडस, ऑप्शन नंबर बी फैलरिस माइनर, ऑप्शन नंबर सी इकोनोकोला क्रस गली, ऑप्शन नंबर डी साइनाडोन डिक्टिलोन। तो यहाँ पे चार वीट के नाम दिए हुए हैं, खरपतवार के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो वीट जो गेहूं है इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी फैलरिस माइनर। फैलरिस माइनर है ये वीट से रिलेटेड एक खरपतवार है जो कि वीट के क्रॉप में देखने को मिलता है। इसका अगर हिंदी नाम पूछें तो गेहूं के मामा के नाम से ये जाना जाता है, और इसका हिंदी नाम पूछें तो गुली डंडा के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके इन सारे पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप इज नॉन एज द क्वीन ऑफ सीरियल्स। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है। यहाँ पे मिस्टेक है हिंदी में, अनाजों की रानी जो क्वीन ऑफ सीरियल है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइस, ऑप्शन नंबर बी वीट, ऑप्शन नंबर सी मेज, ऑप्शन नंबर डी सोरगम। तो जो क्वीन ऑफ सीरियल्स के नाम से जानी जाती है वो है मेज, इसका जो सही आंसर है मेज, और अगर किंग पूछा जाता तो इसका आंसर होता वीट। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। क्वेश्चन को यहाँ सही तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइस, ऑप्शन नंबर बी कॉटन, ऑप्शन नंबर सी मेज, ऑप्शन नंबर डी बार्ले। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन थोड़ा इजी लग सकते हैं लेकिन यहाँ पे इजी क्वेश्चन नहीं है। आपके प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखें तो वहां पर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्वेश्चन को सीरियसली लेंगे, ऑप्शन को अच्छे ढंग से समझेंगे, तभी आप आंसर देंगे, और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। ठीक है। तो जो राइस है वो एक खरीफ क्रॉप है, कॉटन खरीफ क्रॉप है, मेज भी खरीफ क्रॉप है मेनली, लेकिन यहाँ पे जो देखा जाए बार्ले है ये खरीफ क्रॉप के अंतर्गत नहीं आता, ये एक रबी क्रॉप है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिव क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी फसल एग्जॉस्टिव क्रॉप कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए चिकपी, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन ग्राम, ऑप्शन नंबर सी मेज, ऑप्शन नंबर डी कॉपी।
तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जॉस्टिव क्रॉप को समझेंगे कि एग्जॉस्टिव होता क्या है। तो ये ऐसे क्रॉप होते हैं जो सॉइल में होने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, इनको बहुत जल्दी रैपिडली यहाँ से अवशोषित कर लेती है। इसीलिए सॉइल में जो फर्टिलाइजर है वो कम हो जाता है और जो मिट्टी की उर्वरता है वो धीरे धीरे घटने लगती है। और इस तरीके के जो क्रॉप होते हैं वो एग्जॉस्टिव क्रॉप के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा क्रॉप है जो एग्जॉस्टिव क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेज। बात करें यहाँ पे मेज का, तो ये एग्जॉस्टिव क्रॉप का एग्जाम्पल है और साथ ही साथ जो पोटैटो है, सुगर केन है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इन स्ट्रिप्स टू रिड्यूस सोइल इरोजन इज कॉल्ड। मृदा अपरदन कम करने हेतु पट्टियों में, स्ट्रिप्स में फसल उगाने की पद्धति क्या कहलाती है। सोइल इरोजन को कम करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिप्स का यूज किया जाता है। स्ट्रिप्स करके उस पैटर्न में यहाँ पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो ये प्रणाली क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर बी, रिले क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रिप क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर डी, मल्टी टायर क्रॉपिंग। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रिप क्रॉपिंग। जब भी सोइल इरोजन को कम करने के लिए स्ट्रिप बना के यहाँ पर अगर प्लांट को ग्रो किया जाता है, सीड की सोइंग करके प्लांट को जर्मिनेट किया जाता है, तो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंतर्गत आता है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेज प्लस काउपी, वीट प्लस बरसीम, सोरगम प्लस ग्रास, इस तरीके के इसके कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉपिंग सिस्टम इज मोस्ट इफेक्टिव इन मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ कंप्लीट क्रॉप फेलियर। पूर्ण फसल विफलता के जोखिम को कम करने के लिए कौन सी फसल प्रणाली का सबसे प्रभावी होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो क्रॉप फेलियर है, इसका जो रिस्क को कम करने के लिए, फेलियर रिस्क को कम करने के लिए किस तरीके का क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया जाता है, देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सोल क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर बी, मिक्स क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर सी, मोनोक्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर डी, पैरा क्रॉपिंग। तो क्रॉप फेलियर के रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग को अपनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिक्स क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्ट इंडेक्स HI इज द रेशियो ऑफ। हार्वेस्ट इंडेक्स किसका अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल यील्ड अपॉन इकोनॉमिक यील्ड इनटू 100। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेन यील्ड अपॉन स्ट्रॉ यील्ड इनटू 100। ऑप्शन नंबर डी, रूट यील्ड अपॉन शूट यील्ड इनटू 100। तो यहाँ पर आपको हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला बताना है कि इन चारों में से क्या है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करें, हार्वेस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, यही इसका रेशियो होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग। शुष्क कृषि ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए, राइस। ऑप्शन नंबर बी, सुगर केन। ऑप्शन नंबर सी, पर्ल मिलेट। ऑप्शन नंबर डी, बनाना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन क्रॉप है जो मोस्ट सुटेबल है ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट जो है ये बाजरा जो कि ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है, मोस्ट सुटेबल क्रॉप माना जाता है। उसके अलावा जो राइस है, यहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, शुगर केन में भी वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए ये सारे आंसर इसके सही नहीं होंगे। इसका जो सही आंसर है वो है पर्ल मिलेट। बाजरा जो है ये ड्राई लैंड फार्मिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मेनली डिपेंड्स अपॉन। उपयुक्त पौधा उपयुक्त पौध संख्या ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए, सीड कलर। ऑप्शन नंबर बी, प्लांट स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर सी, सीड शेप। ऑप्शन नंबर डी, हार्वेस्टिंग मेथड।
तो जो प्लांट का पॉपुलेशन है ये प्लांट की स्पेसिंग पे डिपेंड करता है। स्पेसिंग जैसा रखेंगे वैसा ही प्लांट का पॉपुलेशन रहने वाला है। कलर से कोई लेना देना नहीं है, शेप से भी लेना देना नहीं है। हार्वेस्टिंग मेथड तो बात की बात है। तो अगर आपको प्लांट पॉपुलेशन चाहिए, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन चाहिए, तो स्पेसिंग आपको परफेक्ट रखना पड़ेगा। इसलिए जो इसका आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लांट स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रैटून क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी रैटून फसल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए वीट, ऑप्शन नंबर बी सुगर केन, ऑप्शन नंबर सी मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर डी चिकपी। तो सबसे पहले यहाँ पे रटून क्रॉप को समझेंगे कि रटून क्रॉप में होता क्या है। तो यहाँ पर फसल की कटाई की जाती है, उस टाइम क्या होता है कि जड़ और तना का जो निचला वाला भाग होता है, छोटा सा पोर्शन वहां पे भूमि में ही छोड़ दिया जाता है, सोइल में ही छोड़ दिया जाता है। उनसे क्या होता है कि नई शाखाएं होती है, नई ब्रांचेस आती है और प्लांट का जर्मिनेशन होने लगता है, दूसरी फसल तैयार होने लगती है। ये जो है ये रटून क्रॉप कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है, सही एग्जाम्पल है, वो आपको कमेंट करके यहाँ पे सही आंसर देना है इन चारों ऑप्शन में से। तो जो रटून क्रॉप का परफेक्ट एग्जांपल है वो है शुगर केन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपने इसको समझा होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ कि रटून क्रॉप में क्या होता है कि जब किसी फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो सोइल में जो जड़ होता है या फिर उसका जो तना होता है छोटा सा नीचे थोड़ा ऊपर करके कट करते हैं। तो वहां पे तना जो बचता है उसमें क्या होता है कि चारों तरफ से फिर ब्रांचेस आने लगती है और ऐसे ही दूसरा फसल तैयार हो जाता है। तो ये जो है ये, तो ऐसे जो क्रॉप होते हैं वो रटून क्रॉप कहलाते हैं और इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो है शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग सीड्स अक्रॉस द स्लोप इज नोन एज। ढाल के समोच्च, कंटूर के समांतर बीज बोने की पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए रिज सोइंग, ऑप्शन नंबर बी कंटूर सोइंग, ऑप्शन नंबर सी फरो सोइंग, ऑप्शन नंबर डी ब्रॉडकास्टिंग। तो ऐसे जो क्रॉपिंग है ये स्लोप वाले लैंड में देखने को मिलते हैं। पहाड़ ढलान वाले जो जगह होती है वहां पर इसे इस तरीके का कल्टीवेशन किया जाता है, सीड को बोया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रणाली अपनाई जाती है, जो पद्धति देखने को मिलता है वो है कंटूर सोइंग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर जीरो टिलेज? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिलेज से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शून्य जुताई जीरो टिलेज के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए राइस, ऑप्शन नंबर बी वीट, ऑप्शन नंबर सी कॉटन, ऑप्शन नंबर डी ग्राउंडनट। तो वैसा यहाँ पे फसल का नाम बताना है आपको, क्रॉप का नाम बताना है जो मोस्ट सुटेबल है, सबसे अच्छा जीरो टिलेज के लिए माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका वीट। यहाँ पे जीरो टिलेज देखने को मिलता है और ये जो क्रॉप है वीट है, गेहूं, ये मोस्ट सुटेबल माना जाता है जीरो टिलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड हार्डनिंग इज टू। बीज हार्डनिंग जो सीड हार्डनिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज सीड साइज, ऑप्शन नंबर बी इंप्रूव ड्राउट टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज सीड कलर, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज सीड वेट। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी बीज है, सीड है, इनको कुछ समय के लिए पानी में या फिर किसी रासायनिक घोल में भिगोया जाता है, भिगा दिया जाता है और फिर उन्हें दोबारा सुखाकर बोया जाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये सीड हार्डनिंग कहलाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इंप्रूव ड्राउट टॉलरेंस। सूखा सहन करने के लिए, सूखा सहन करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये जो है प्रैक्टिस, ये जो ट्रीटमेंट है इसको किया जाता है, जिसका नाम है सीड हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंटूर फार्मिंग इन हिली एरियाज? पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च खेती, कंटूर फार्मिंग के लिए कौन सी फसल अत्यधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए सुगर केन, ऑप्शन नंबर बी राइस, ऑप्शन नंबर सी मेज, ऑप्शन नंबर डी बनाना। तो अगर कंटूर फार्मिंग करते हैं हिली एरियाज में तो वहां के लिए जो सुटेबल क्रॉप माना जाता है वो है मेज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेज, मक्का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिलेज ऑपरेशन इज मेनली डन टू ब्रेक द हार्ड पेन बिलो द प्लाउ लेयर। हल की परत के नीचे बनी कठोर परत हार्ड पेन को तोड़ने के लिए कौन सी यहाँ पे टिलेज ऑपरेशन जुताई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ब्लाइंड टिलेज, ऑप्शन नंबर बी डीप टिलेज, ऑप्शन नंबर सी इंटर टिलेज, ऑप्शन नंबर डी हैरोइंग। तो हार्ड पेन को तोड़ने के लिए यहाँ पे कौन सा टिलेज ऑपरेशन किया जाता है। ब्लाइंड तो किया नहीं जाएगा, इंटर टिलेज भी नहीं किया जाएगा, हेरोइंग प्रैक्टिस भी यहाँ पे नहीं किया जाएगा। हार्ड पैन जो कि जमीन के नीचे देखने को मिलता है, सोइल के काफी डीप पोर्शन में देखने को मिलता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए डीप टिलेज का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी डीप टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट IWM। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन IWM इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का मुख्य सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। ऑप्शन नंबर ए ओनली केमिकल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी ओनली मैकेनिकल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रोल मेथड्स, ऑप्शन नंबर डी ओनली बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो आप अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं, इसके मतलब को समझते हैं, तो आप यहाँ पे इसका प्रिंसिपल को आसानी से बता पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ इंटीग्रेटेड वर्ड लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइन करके। यहाँ पे सिर्फ केमिकल की बात नहीं करेंगे, मैकेनिकल की बात नहीं करेंगे, बायोलॉजिकल की बात, अलग अलग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे तीनों को कंबाइन करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रोल मेथड्स, ये इंटीग्रेटेड कहलाएगा, इंटीग्रेटेड विद मैनेजमेंट कहलाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रोल मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप सीक्वेंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंप्रूविंग सोइल फर्टिलिटी। मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल क्रम सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए राइस राइस, ऑप्शन नंबर बी वीट वीट, ऑप्शन नंबर सी मेज चिकपी, ऑप्शन नंबर डी कॉटन कॉटन। तो जब भी कभी सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने की बात किया जाए और क्रॉप रोटेशन की बात किया जाए, फिर क्रॉप सीक्वेंस की बात किया जाए, तो यहाँ पर आपको एक क्रॉप ऐसा लेना है जो कि दलहनी फसल हो, लेग्यूमिनेसी फैमिली की फसल हो, दलहनी फसल हो, उसको यहाँ पर सीक्वेंस में लेना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं कि राइस राइस, ये मोनोक्रॉपिंग का एग्जाम्पल, वीट वीट मोनोक्रॉपिंग, और डी है जो कॉटन कॉटन। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर क्रॉपिंग करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ने वाली है। इसके लिए हम लोगों को मेज के साथ यहाँ पे चिकपी ग्रो करना पड़ेगा, एक दलहन वाली फसलें लेना पड़ेगा। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मेज चिकपी। इस सीक्वेंस में अगर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, बनी रहती है, इंप्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर पडलिंग इन राइस कल्टीवेशन। धान की खेती में पडलिंग के लिए मुख्यतः किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कल्टीवेटर, ऑप्शन नंबर बी डिस्क हैरो, ऑप्शन नंबर सी पडलर, ऑप्शन नंबर डी सीड ड्रिल। तो जो राइस है यहाँ पर पडलिंग देखने को मिलता है, जो टिलेज ऑपरेशन किया जाता है जिसका नाम है पडलिंग, तो इसके लिए जो मुख्य यंत्र है वो पडलर होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पडलर। तो जो पडलर है इसका यूज कैसे किया जाता है, तो इसका यूज जो है वो धान की खेत में जो फील्ड होता है वहां पर वाटर, वो पूरा जो फील्ड है वो वाटर पानी से भरा होता है। तो वहां पर क्या होता है कि पडलर के द्वारा जो वाटर है और जो सोइल है इसको पूरा अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है, पूरा कीचड़ कीचड़ किया जाता है। तो ये पडलर के द्वारा होता है और ये जो पूरा प्रोसेस है ये पडलिंग कहलाता है, जो कि धान की खेती में देखने को मिलता है, राइस कल्टीवेशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हेल्प्स इन कंजर्विंग सोइल मॉइस्चर इन रेनफेड एग्रीकल्चर। वर्षा आधारित कृषि में मृदा नमी संरक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए फ्लड इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी मल्चिंग, ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यूअस टिलेज, ऑप्शन नंबर डी बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू। तो अगर रेनफेड एग्रीकल्चर करना है और रेनफेड एग्रीकल्चर में अगर मॉइस्चर को कंजर्व करने की बात किया जाता है, तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस अपनाया जाता है वो है मल्चिंग। मल्चिंग इसके लिए बेस्ट माना जाता है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मल्चिंग। यहाँ पर प्लास्टिक मल्चिंग देखने को मिलता है, स्ट्रॉ मल्चिंग देखने को मिलता है, इससे मॉइस्चर को कंजर्व किया जाता है सोइल में। तो ये इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरा उटेरा क्रॉपिंग, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा उटेरा क्रॉपिंग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए वीट सोन आफ्टर हार्वेस्टिंग राइस, ऑप्शन नंबर बी लेंटिल सोन इन स्टैंडिंग राइस क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी मेज प्लस कॉपी ग्रो टुगेदर, ऑप्शन नंबर डी राइस फॉलोड बाय मस्टर्ड। तो यहाँ पर जो पेरा उटेरा ये टर्म है इसको पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। तो इसमें होता क्या है कि जो प्लांट को आप जर्मिनेट किए हैं, प्लांट की हार्वेस्टिंग अभी तक हुई नहीं है और वो प्लांट अभी खड़ा ही है, हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले जो नया जो क्रॉप है जिसको हम लोग आने वाले टाइम में बुआई करने वाले हैं आगे वाले सीजन का, उसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप पुराने वाले खड़े क्रॉप में ही उसको छीट देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, उसको बो देते हैं। और जैसे ही इस क्रॉप को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, पुराने क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, तो जो अभी सीड को हम लोग लगाए हैं वो भी जर्मिनेट करने लगता है। तो स्टैंडिंग क्रॉप में ही आने वाले सीजन के जो क्रॉप है उसके सीड को बो देना पैरा उटेरा क्रॉपिंग कहलाता है। इसका जो सही एग्जांपल है यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर बी लेंटिल सोन इन स्टैंडिंग राइस क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्रॉप है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज हाइपोजियल जर्मिनेशन, निम्नलिखित में से किस फसल में हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है? ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी ग्राम, ऑप्शन नंबर डी कैस्टर। तो यहाँ पे हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्राम है, यहाँ पर हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिलेज ऑपरेशन इज मेनली डन आफ्टर सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण के बाद मुख्य रूप से कौन सी जुताई टिलेज ऑपरेशन की जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी टिलेज, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी टिलेज, ऑप्शन नंबर सी इंटरकल्चरल ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी समर टिलेज। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि सीड की बुआई हो चुकी है, सीड की बुआई हो चुकी है, सीड का जर्मिनेशन भी हो चुका है, क्रॉप का इमरजेंस हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है, टिलेज ऑपरेशन किया जाता है, वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका इंटरकल्चर ऑपरेशन। सीड के जर्मिनेशन के बाद क्रॉप के इमरजेंस के बाद जो ऑपरेशन किया जाता है, टिलेज ऑपरेशन किया जाता है, वो है इंटरकल्चरल ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरित खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए वीट, ऑप्शन नंबर बी ढैंचा, ऑप्शन नंबर सी मेज, ऑप्शन नंबर डी मस्टर्ड। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर पहले से ही शो कर गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है कि ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए जो मोस्ट सुटेबल जो क्रॉप माना जाता है हरित खाद के लिए वो है ढैंचा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ढैंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ नर्स क्रॉप फॉर एस्टैब्लिशिंग लूसर्न अल्फा अल्फा, ल्यूसन अल्फा अल्फा की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सामान्यतः नर्स क्रॉप के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी ओट्स, ऑप्शन नंबर सी बार्ले, ऑप्शन नंबर डी सोरगम। तो नर्स क्रॉप वह फसल होती है जो धीरे बढ़ने वाली मुख्य फसल मेन क्रॉप को शुरुआती अवस्था में सुरक्षा देने के लिए साथ में उगाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग पीरियड है, जो मेन क्रॉप होता है उसकी ग्रोथ स्लो होती है, काफी स्लो देखने को मिलता है, और उस टाइम उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक अनदर क्रॉप का यूज किया जाता है, वो नर्स क्रॉप कहलाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो ल्यूसन है अल्फा अल्फा, इसके लिए यहाँ पर कौन सा नर्स क्रॉप का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बार्ले। बात करें यहाँ पे लूसन अल्फा अल्फा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बार्ले। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर डायरेक्ट आपके जो सिलेबस में है यूके ट्रिपल एसी डबल एओ, इसके सिलेबस में जो जो यूनिट दिया हुआ है उसी यूनिट को हम लोग यहाँ पर कवर करने का प्रयास किए हैं। डायरेक्ट सिलेबस से रिलेटेड ही यहाँ पर टॉपिक को उठा के और वहां से क्वेश्चन को लाया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद
जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक उत्तराखंड एग्रीकल्चर का पोर्शन नहीं कंप्लीट किया, उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर का पोर्शन नहीं कंप्लीट किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में विजिट कीजिए। वहां पे उत्तराखंड के एग्रीकल्चर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उत्तराखंड के हॉर्टिकल्चर के वीडियो अपलोड है। इन सारे वीडियोस को आप वहां पे देखिए, यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के एंड पे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे और 6, 7, 8 लेक्चर में हम लोग अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो थैंक यू आप सभी का बने रहने के लिए, क्लास को एंड तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।